हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रासायनिक विस्थापन एवं आणविक संरचना, मतलब केमिकल शिफ्ट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? केमिकल शिफ्ट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम बिल्कुल कंप्लीट करके पढ़ेंगे। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, कल मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी। वो बात मैंने आप लोगों से क्या बोली थी कि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव लग रहा है तो आपको पता है एनएमआर सिग्नल कहां पर जाते थे? अप फील्ड में, अर्थात उच्च क्षेत्र में। और अगर हमारे इलेक्ट्रॉनों का विपरिरक्षण प्रभाव अर्थात डीशिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो हमारा जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर जाता था? डाउन फील्ड में, मतलब निम्न क्षेत्र की ओर। एक बार फिर समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोगों ने इससे पहले क्या चीज पढ़ी थी? हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जब हमारे इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो हमारा जो एनएमआर सिग्नल था वो कहां पर जा रहा था? उच्च क्षेत्र में, अर्थात अप फील्ड में। और अगर हमारे इलेक्ट्रॉनों का डीशिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है या विपरिरक्षण प्रभाव लग रहा है तो हमारा जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर जा रहा था? डाउन फील्ड में। मतलब अगर आपने कोई प्लस आई इफेक्ट वाला प्रोटोनों से कोई ग्रुप जोड़ रखा है तो वो एनएमआर सिग्नल को कहां पर ले जाता था? अप फील्ड में। और अगर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ रखा है प्रोटोनों से तो वो एनएमआर सिग्नल को कहां पर ले जाता था? डाउन फील्ड में। तो इस तरीका से प्रोटोन सिग्नलों का अप फील्ड तथा डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट होना ही क्या कहलाता है? केमिकल शिफ्ट कहलाता है। एक बार फिर सुनना मेरे स्टेटमेंट। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो जो हम लोगों का एनएमआर स्पेक्ट्रा है या एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होता है? अप फील्ड में। और अगर डीशिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है इलेक्ट्रॉनों का तो एनएमआर सिग्नल है या एनएमआर अपना स्पेक्ट्रा वो कहां पर प्राप्त होता है? डाउन फील्ड में। ठीक है ना। तो इस तरीका से एनएमआर सिग्नलों का अप फील्ड तथा डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट होना क्या कहलाता है? केमिकल शिफ्ट कहलाता है। और उसके नाम से पता लग रहा है ना, केमिकल शिफ्ट मतलब किसी चीज का विस्थापन होना, किसी चीज का शिफ्ट होना। तो देखो, शिफ्ट होने का मतलब यहां पर इसके रेस्पेक्ट में बोले कि माना कि कोई हमारे प्रोटॉन है, ठीक है ना, प्रोटॉन है। अगर प्रोटॉन से आपने कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ रखा है तो कॉमन सी बात है, जिसका प्लस आई इफेक्ट होगा वो प्रोटॉनों को क्या करेगा? शील्ड करेगा। तो उसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। और आपको पता है अगर किसी का शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो वो एनएमआर सिग्नलों को कहां पर ले जाता है? अप फील्ड में। और अगर उन प्रोटॉनों पर इलेक्ट्रॉनों का डीशिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो कॉमन सी बात है वो एनएमआर सिग्नलों को कहां पर ले जाएगा? डाउन फील्ड में। ठीक है ना। तो इस तरीका से ये एनएमआर सिग्नलों का अप फील्ड तथा डाउन फील्ड की ओर विस्थापन ही हम लोगों का क्या कहलाता है? केमिकल शिफ्ट कहलाता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? एक बार फिर सुन लेना, एनएमआर सिग्नलों का अप फील्ड तथा डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट होना ही, कभी अप फील्ड कभी डाउन, अप डाउन अप डाउन। कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ रखा है तो वो अप फील्ड में ले जाएगा, कोई माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ रखा है तो वो डाउन फील्ड में ले जाएगा। इस तरीका से एनएमआर सिग्नल अप डाउन होते रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल शिफ्ट। अब ये आपके इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हो, पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको होता है एनएमआर सिग्नल को तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी प्रभावित करता है और माइनर सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी प्रभावित करता है और पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रभावित करता है, जिसको आप देख चुके इससे पहले वाले लेक्चर में। आगे नंबर बात सुनिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनों का चाहे वो सिग्मा हुआ, पाई हुआ, अगर उनका शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो एनएमआर सिग्नल अप फील्ड में जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनों का चाहे वो सिग्मा हो या पाई हो, अगर उनका डीशिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो हमारे एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होंगे? डाउन फील्ड में। ठीक है ना। तो इस तरीका से एनएमआर सिग्नल का अप फील्ड तथा डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट होना क्या कहलाता है? केमिकल शिफ्ट कहलाता है। ठीक है ना। ये आपके इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देख, गौर करने वाली बात क्या है कि जो अपना केमिकल शिफ्ट है ना, केमिकल शिफ्ट को हम किसी रेफरेंस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में मापते हैं। ठीक है ना। कोई भी रेफरेंस कंपाउंड किसी एक को फिक्स कर लेंगे। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टेट्रामेथिलसिलेन। अभी उसकी स्ट्रक्चर लिखूंगा और उस पर डिस्कशन करूंगा। ये टेट्रामेथिलसिलेन होता है ना, इसमें सिलिकॉन से 4 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। और प्लस आई इफेक्ट होता है और एक सिलिकॉन से आपने 4 एल्किल ग्रुप जोड़ रखे तो इतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा कि वो वहां पर बहुत ही ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा। ठीक है ना। इसलिए केमिकल शिफ्ट को हम किसके रेफरेंस में मापते हैं? टेट्रामेथिलसिलेन। और ठीक है ना। और कल आप लोगों से एक बात बोली थी मैंने कि जो डेल की वैल्यू की बात, आज के इस लेक्चर में मैं डेल की वैल्यू की बात करूंगा कि ये डेल की वैल्यू का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, अभी आप लोगों के सामने केमिकल शिफ्ट को किसके रेस्पेक्ट में मापते हैं? टेट्रामेथिलसिलेन के रेस्पेक्ट में, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली शिल्डेड होता है। अगर हाईली शिल्डेड होगा तो कॉमन सी बात है उसके एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होंगे? अप फील्ड में प्राप्त होंगे। तो एक काम करता हूं, पहले तो मैं आप लोगों के सामने टेट्रामेथिलसिलेन की स्ट्रक्चर बना देता हूं और टेट्रामेथिलसिलेन की स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर टेट्रामेथिलसिलेन पर डिस्कशन करता हूं। ठीक है ना। फिर आपके ये पैमाने आ जाएंगे, स्केल आ जाएंगे, जिनमें टो डेल ये क्या होंगे, सब चीजों का डिस्कशन आज के इस लेक्चर में होगा। ठीक है ना। मैं टेट्रामेथिलसिलेन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं आप लोगों के लिए, तो देख लो उसको। देखो, मैं बात करता हूं किसकी? टीएमएस की।
TMS, जिसका नाम होता है टेट्रा मैथिल सिलेन। क्या नाम होता है? टेट्रा मैथिल सिलेन। ठीक है ना। टेट्रा मैथिल सिलेन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है इसका SiCH3 का होल 4। मतलब जो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन से 4 आपके मैथिल ग्रुप जुड़े होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर को लिख देता हूं। ये तो लिख दिया मैंने सिलिकॉन, और सिलिकॉन से मैंने कितने मैथिल ग्रुप जोड़ दिए? 4 मैथिल ग्रुप जोड़ दिए। ये लो, सिलिकॉन से कितने मैथिल ग्रुप जोड़ दिए? 4 मैथिल ग्रुप जोड़ दिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आप लोग जानते हो कि सिलिकॉन से ज्यादा विद्युतता, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? कार्बन की होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को मैं शो कर देता हूं। देखो, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन इस तरीका से होगी। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? कार्बन की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? कार्बन की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? कार्बन की तरफ। और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? कार्बन की तरफ। अब देखो इस टॉपिक को अच्छी तरीका से आप लोग देखो, आप लोग बोर्ड की तरफ देखो। ये टीएमएस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, टीएमएस का पूरा नाम क्या होता है? टेट्रामेथिलसिलेन। ठीक है ना। टेट्रामेथिलसिलेन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? SiCH3 का होल 4। मतलब जो हमारा सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन से कितने मैथिल ग्रुप जुड़े होते हैं? 4 मैथिल ग्रुप जुड़े होते हैं। ये आप लोगों का सिलिकॉन रहा, एक मैथिल ग्रुप ये रहा, एक मैथिल ग्रुप ये रहा, एक मैथिल ग्रुप ये रहा, और एक मैथिल ग्रुप ये रहा। ठीक है। अब यहां पर मैं इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को शो कर देता हूं। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि सिलिकॉन से ज्यादा विद्युतता, सिलिकॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? कार्बन की। तो कॉमन सी बात है, अगर सिलिकॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो देखो, सिलिकॉन से मैंने इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन किसकी ओर शिफ्ट कर दी? कार्बन की ओर। इधर मैंने किसकी ओर शिफ्ट कर दी? कार्बन की ओर। इधर भी मैंने किसकी ओर शिफ्ट कर दी? कार्बन की ओर। और इधर भी मैंने किसकी ओर शिफ्ट कर दी? कार्बन की ओर। ठीक है ना। कार्बन की ओर शिफ्ट कर दी। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर जो मैथिल ग्रुप होता है, मैथिल एक एल्किल ग्रुप होता है, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो एल्किल ग्रुप होता है उसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। और अगर प्लस आई इफेक्ट यहां पर काम कर रहा है, तो कॉमन सी बात है, ये आपका टेट्रामेथिलसिलेन है, ये बहुत ही ज्यादा हाईली सिल्डेड होगा। सिल्डेड इसलिए होगा क्योंकि सिलिकॉन से 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। तो एक बात बताओ, 4 एल्किल ग्रुपों का कितना प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा? इतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा कि जो आपका टेट्रामेथिलसिलेन है, ये हाईली सिल्डेड हो जाएगा। ठीक है ना। और इसीलिए इसको हम संदर्भ, रेफरेंस यौगिक के लिए किसमें यूज में लेते हैं? केमिकल शिफ्ट में। केमिकल शिफ्ट में इसका यूज क्यों लेते हैं? क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाईली सिल्डेड प्रोटॉन, मतलब हाईली सिल्डेड प्रोटॉन होते हैं इसके। ठीक है ना। हाईली सिल्डेड इस तरीका से हो रहे हैं, देख लो आप लोग। यहां पर ये CH3, इसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। इसका भी कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। इसका भी कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। और इसका भी कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। यहां पर 4 एल्किल ग्रुपों के प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये जो टेट्रामेथिलसिलेन होता है, ये हाईली सिल्डेड अपना कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। ठीक है ना। इसलिए इसको हम किस में यूज में लेते हैं? केमिकल शिफ्ट में। अर्थात रासायनिक विस्थापन के अंदर किसको यूज में लेते हैं? इसको टेट्रामेथिलसिलेन को। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि गौर करने वाली बात यहां पर क्या है? गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को मैंने अपोजिट कर रखा है। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता देता हूं। देखो, एक तो आपको एल्किल ग्रुप से पता लग रहा है कि भाई सिलिकॉन से 4 एल्किल ग्रुप जुड़े होने की वजह से यहां पर इसका क्या हो रहा है? सिल्डेड हो रहे हैं। प्रोटॉन क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से सिल्डेड हो रहे हैं। कॉमन सी बात है, अगर प्रोटॉन सिल्डेड हो रहे हैं तो कॉमन सी बात है, कौन सा इफेक्ट काम करेगा? शील्डिंग इफेक्ट। तो एक तो प्लस आई इफेक्ट से पता लग रहा है कि ये यहां पर कौन शील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है, अर्थात ये टेट्रामेथिलसिलेन कौन है? हाईली सिल्डेड है। ठीक है ना। एक तो इससे पता लगा सकते हो, और एक इससे पता लगा सकते हो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन से, कि अगर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन अपोजिट जा रही है, जैसे कि देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। देखो, इस वाले की ऊपर जा रही है, इस वाले की नीचे जा रही है, इस वाले की इधर जा रही है, इस वाले की इधर जा रही है। मतलब ये लेफ्ट साइड की ओर जा रही है, राइट साइड की ओर जा रही है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट साइड में जा रही हो, तो समझ जाना वहां पर कौन सा इफेक्ट काम करेगा? शील्डिंग इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक ही दिशा में जा रही है, तो वहां पर कौन सा काम करेगा? डीशील्डिंग इफेक्ट। देखो इधर देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरीका से शो हो रही है, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरीका से शो हो रही है, मतलब अपोजिट शो हो रही है, अपोजिट शो हो रही है, तो वहां पर कौन सा इफेक्ट काम करेगा? आपका शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा। कौन सा इफेक्ट काम करेगा आप लोगों का? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना। अर्थात वहां पर आप लोगों के जो प्रोटॉन है वो कौन होंगे? परिरक्षित होंगे, शील्डेड होंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है एक ही दिशा में होगी, तो ध्यान में रखना वहां पर हमेशा डीशील्डिंग इफेक्ट काम करेगा। ठीक है ना। वहां पर हमेशा कौन सा इफेक्ट काम करेगा? डीशील्डिंग इफेक्ट काम करेगा। अब आप लोगों को पता है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा, तो जो हमारा एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होगा? अपफील्ड में। ठीक है ना। हमारा एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा? अपफील्ड में। अपफील्ड में एनएमआर सिग्नल प्राप्त होता है, प्राप्त
होता है। और अगर आप लोगों को पता है कि जहां पर डीसील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है तो कॉमन सी बात है, हमारा जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में। तो यहां पर जो हमारा एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में, ठीक है ना। डाउन फील्ड में एनएमआर सिग्नल प्राप्त होता है। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोग समझ में आ गई। अरे आपको पता है इसका डिस्कशन तो हम पहले भी कर चुके हैं, क्या अगर सील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है तो वहां पर जो एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, अप फील्ड में। और अगर डीसील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है तो वहां पर एनएमआर सिग्नल, जो हमारा एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर जाएगा, डाउन फील्ड में। और आप लोग सील्डिंग इफेक्ट, डीसील्डिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन से पता लगा सकते हो, और एल्किल ग्रुप से तो आप मतलब प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट से तो आप पता लगा ही सकते हो कि अगर किसी का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो एनएमआर सिग्नल कहां पर जाएगा, अप फील्ड में। और अगर किसी का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो दो तरीके से पता लगा सकते हो, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट से भी आप पता लगा सकते हो कि हमारा जो एनएमआर सिग्नल है वो अप फील्ड में जा रहा है या डाउन फील्ड में। अगर हमारे प्रोटॉन शिल्डेड हो रहे हैं तो एनएमआर सिग्नल अप फील्ड में प्राप्त होगा, और अगर हमारे प्रोटॉन डीशिल्डेड हो रहे हैं तो हमारा एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड के अंदर, ठीक है ना। बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक इससे पता लगा सकते हो प्लस आई और माइनस आई से, दूसरा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से भी पता लगा सकते हो। क्या अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे अपोजिट हो रही है तो समझ जाना वहां पर आपका शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में काम करेंगे, एक ही डायरेक्शन होगी, तो समझ जाना वहां पर आपका डीशील्डिंग इफेक्ट काम करेगा। डीशील्डिंग होगा तो एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होंगे, डाउन फील्ड में। और अगर अप शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा तो एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होंगे, आपके अप फील्ड में। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है। ये बात आप लोग समझ में आ गई कि जो टीएमएस होता है, टेट्रामेथिल सेलेन होता है, ये बहुत ही ज्यादा हाईली शिल्डेड होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाईली शिल्डेड कंपाउंड होता है। इसीलिए इसको हम किस में यूज लेते हैं, केमिकल शिफ्ट में, मतलब रासायनिक विस्थापन के अंदर। चलो ठीक है। अब यहां पर एक गौर करने वाली बात हो रही है, एक गौर करने वाली बात यह है कि जो टेट्रामेथिल सेलेन होता है ना, वो कितने एनएमआर सिग्नल देगा, ये कितने एनएमआर सिग्नल देगा, एक एनएमआर सिग्नल देगा। क्योंकि एनएमआर सिग्नल निकालना मैंने आप लोगों को बता रखा है। क्या बता रखा है एनएमआर सिग्नल में, कि जिसमें जितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं वो उतने ही प्रकार के एनएमआर सिग्नल देता है। तो यार देखो यहां पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 12 हाइड्रोजन एटम है। 12 हाइड्रोजन एटम कैसे हैं, देखो 3 और 3 6 9 और 12। सिलिकॉन से 12 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, और आप लोगों को पता है कि 12 के 12 हाइड्रोजन एटम किसके साथ जुड़े हैं, सिलिकॉन के साथ। इसका मतलब इन 12 हाइड्रोजन एटमों का एक जैसा नेचर होगा, एक जैसा नेचर होगा। तो कॉमन सी बात है, ये टेट्रामेथिल सेलेन है, ये कितने एनएमआर सिग्नल देगा, ये एक एनएमआर सिग्नल देगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, ठीक है ना। तो इसकी कुछ क्वालिटी होती है टेट्रामेथिल सेलेन की, जिसका डिस्कशन मैंने आगे के लेक्चरों में भी कर रखा है। क्योंकि टेट्रामेथिल सेलेन को और ये टॉ डेल के अंदर जो अभी संबंध आने वाले, इसको एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है। सन 2020 की एग्जाम में पूछ रखे हैं सारी चीजें, ठीक है ना। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखना तो आपको खुद को पता लगेगा कि यार ये टेट्रामेथिल सेलेन है, या अभी कुछ पैमाने में काम में ले लूंगा, इनको बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है ना। आप लास्ट ईयर के पेपर देखना तब आपको इन चीजों का पता लगेगा, ठीक है। पहले तो हम इसकी बात कर रहे हैं टेट्रामेथिल सेलेन की, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा वो सारी चीजों का डिस्कशन होता रहेगा, ठीक है ना। पहले तो ये बात होता है, ये टेट्रामेथिल सेलेन तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। आपके दिमाग में तो बस एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए कि टेट्रामेथिल सेलेन हाईली शिल्डेड कंपाउंड होता है, जिसको हम किसमें यूज लेते हैं, किसमें उपयोग करते हैं, केमिकल शिफ्ट के अंदर, मतलब रासायनिक विस्थापन के अंदर किसका यूज लेते हैं, टीएमएस को, ठीक है ना। इसके थ्रू हम किसको करते हैं, केमिकल शिफ्ट के मान को ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। किसके थ्रू, टीएमएस के थ्रू या टेट्रामेथिल सेलेन के थ्रू। अब सुनो, ये बात तो यहाँ पर टेट्रामेथिल सेलेन की हो गई। अब बात करते हैं केमिकल शिफ्ट को यहाँ पर शो करने के लिए, केमिकल शिफ्ट को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर हम दो पैमाने, दो स्केल काम में ले रहे हैं, जिनमें एक स्केल तो आपकी टॉ होगी और एक स्केल आपकी डेल होगी। और मैंने क्या बात बोली थी इससे पहले वाले लेक्चर में कि डेल का डिस्कशन आगे वाले लेक्चर में होगा। आज इस लेक्चर में हम किसका डिस्कशन करेंगे, डेल का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो डेल को हम क्यों यूज में लेते हैं, डेल को इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम पैमाने शो करेंगे केमिकल शिफ्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, या केमिकल शिफ्ट के रेस्पेक्ट में स्केल शो करेंगे। तो केमिकल शिफ्ट को प्रदर्शित करने के लिए, केमिकल शिफ्ट को शो करने के लिए यहाँ पर कितने पैमाने काम में लेते हैं, दो पैमाने, जिनमें एक तो आपका टॉ होगा और एक आपका कौन होगा, डेल होगा, ठीक है ना। टॉ और डेल के अंदर मैं संबंध बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो टॉ बराबर होता है 10 माइनस डेल, ठीक है। टॉ बराबर क्या होता है, 10 माइनस डेल, एक तो ये फॉर्मूला होता है। या फिर ऐसा करो, इस डेल को आप इधर की तरफ ले जाओ तो ये माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो टॉ प्लस डेल बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये दो फॉर्मूले आप लोगों के लिए, इन दोनों फॉर्मूले को बिल्कुल आप लोग याद कर लेना। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टॉ और डेल के अंदर क्या संबंध होता है, तो आपका जवाब ही होगा कि टॉ बराबर 10 माइनस डेल, या टॉ प्लस डेल बराबर क्या होता है, 10। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस
क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है और इस क्वेश्चन को सन 2020 की एग्जाम में भी पूछ रखा है, ठीक है ना। 2020 की एग्जाम में ये 1 नंबर का पूछ रखा है। 1 नंबर में आप लोगों से क्या पूछ रखी है कि टॉ और डेल के अंदर क्या संबंध होता है। आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना ही लिखना कि टॉ और डेल में निम्न संबंध होता है, जिनमें एक फॉर्मूला तो ये लिखना था, टॉ बराबर टेन माइनस डेल, और यहाँ पर टॉ प्लस डेल बराबर क्या होता है 10। ये दोनों फॉर्मूले आपको लिखने थे, इसका 1 नंबर मिल रहा था, ठीक है ना। आप लास्ट ईयर के पेपर देखो, लास्ट ईयर के जैसे ही आप लोग पेपर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टॉ और डेल के संबंध को एग्जाम में कितनी बार पूछ रखा है, कितने नंबर में पूछ रखा है, 1 नंबर में। और ये जो टेट्रामेथिलसिलेन है, इसका क्वेश्चन का डिस्कशन भी बहुत बार एग्जामों में पूछ रखा है। इसलिए टेट्रामेथिलसिलेन का आगे बिल्कुल पर्सनली क्वेश्चन बनवाकर मैंने डिस्कशन कर रखा है। क्यों? क्योंकि टीएमएस को और इसके संबंध को, टॉ और डेल के संबंध को एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है, इसलिए इसके संबंध को तो मैंने यहां पर बता दिया। टेट्रामेथिलसिलेन के बारे में बेसिक चीजें मैंने यहां पर बता दी, और आगे जाके आगे के लेक्चरों के अंदर बिल्कुल स्पेशल लेक्चर में टेट्रामेथिलसिलेन का बिल्कुल पर्सनली मैंने क्वेश्चन लिखवा रखा है, और क्वेश्चन लिखवाकर फिर इसका और ज्यादा डिटेल से मैं अध्ययन करूंगा। किसका? टेट्रामेथिलसिलेन का, क्योंकि टेट्रामेथिलसिलेन के क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है ना। तो इसको मैंने पर्सनली क्वेश्चन लिखवाकर भी इसका डिस्कशन कर रखा है, और आगे आने वाले लेक्चरों में मैं फिर दोबारा से इसका डिस्कशन करूंगा, किसका? टेट्रामेथिलसिलेन का। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। इसलिए ये दोनों ही टॉपिक, एक तो टीएमएस का और एक आप लोगों का ये टॉ और डेल में संबंध वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज का तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि लास्ट ईयर के आप पेपर उठा के देखो, लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टॉ और डेल के संबंध को कितनी बार पूछ रखा है, और ये टीएमएस टेट्रामेथिलसिलेन को एग्जाम में कितनी बार पूछ रखा है। लास्ट ईयर के पेपर आप लोग जरूर देखना, तभी आपको एनालिसिस होगा कि हाँ यार टेट्रामेथिलसिलेन को इतनी बार पूछ रखा है और टॉ और डेल के संबंध को एग्जाम में इतनी बार पूछ रखा है, ठीक है ना। ये तो करंट का ही क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक बार फिर सुन लेना, मैं फिर बोल रहा हूं, टेट्रामेथिलसिलेन का आगे जाकर बिल्कुल मैं डिटेल से अध्ययन करूंगा। अभी तो सिर्फ आप लोग इतना मतलब रखो कि टेट्रामेथिलसिलेन का यूज हम किस में करते हैं? रासायनिक शिफ्ट में, केमिकल शिफ्ट के अंदर करते हैं, ठीक है ना। ये हाईली सिल्डेड कंपाउंड होता है, ठीक है ना। हाईली सिल्डेड कंपाउंड होने की वजह से इसका यूज हम किस में करते हैं? केमिकल शिफ्ट के अंदर। और हाईली सिल्डेड क्यों होता है, इसके भी मैंने कितने रीजन दिए हैं? 2। आप लोग देख सकते हो हाईली सिल्डेड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन से 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। यार एक बात होता, एक एल्किल ग्रुप के होने से सिल्डेड हो जाते हैं प्रोटॉन, तो यहाँ पर तो 4 एल्किल ग्रुप जुड़े। आप सोच सकते हो यहाँ पर कितना शील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है, बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है। इसलिए जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा हाईली शील्डेड होते हैं, वो जो हाईली शील्डेड कंपाउंड होता है वो कौन होता है? टेट्रामेथिलसिलेन होता है। इसीलिए टेट्रामेथिलसिलेन का यूज किसमें करते हैं? केमिकल शिफ्ट में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये बात तो टेट्रामेथिलसिलेन की हो गई, ठीक है ना। एक तो प्लस आई माइनस आई से पता लगा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और एक डायरेक्शन से पता लगा सकते हो कि माना कि इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन अपोजिट जा रही है तो समझ जाना शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा, और इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन सेम जा रही है तो समझ जाना वहां पर आप लोगों का डीशील्डिंग इफेक्ट काम करेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन माना कि एक के ऊपर जा रही है, एक के नीचे जा रही है, एक की लेफ्ट की जा रही है, एक की राइट की ओर जा रही है, तो समझ जाना शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा। और शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा तो एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होंगे? अप फील्ड में। और अगर इलेक्ट्रॉनों की सेम डायरेक्शन हो रही है, सेम डायरेक्शन होने की वजह से क्या होगा? डीशील्डिंग इफेक्ट काम करेगा, और डीशील्डिंग इफेक्ट काम करने की वजह से आपका जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होगा? डाउन फील्ड के अंदर, ठीक है ना। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक तो टेट्रामेथिलसिलेन के रेस्पेक्ट में बोल दिया, फिर दूसरा मैंने ये बोला कि रासायनिक शिफ्ट को, केमिकल शिफ्ट को शो करने के लिए यहाँ पर हम कितने पैमाने काम में लेते हैं? 2 पैमाने। एक पैमाना तो हमारा कौन होगा? टॉ, और एक पैमाना हमारा कौन होगा? डेल। अब समझ में आ गई ना क्या वो डेल को हम क्यों यूज में ले रहे थे? डेल को इसलिए यूज में ले रहे थे कि यहाँ पर हम रासायनिक शिफ्ट को शो करने के लिए, रासायनिक शिफ्ट को प्रदर्शित करने के लिए कुछ पैमाने की मुझे जरूरत थी पैमाने की। तो कौन कौन से पैमाने ले रखे हैं? एक तो टॉ ले रखा है और एक डेल रखा है, डेल ले रखा है, और दोनों के अंदर संबंध को शो कर रखा है कि भाई टॉ और डेल के अंदर क्या संबंध होता है? ये संबंध होता है टॉ बराबर टेन माइनस डेल, या ये माइनस को उधर लेके आओगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो टॉ प्लस डेल बराबर क्या होता है? टेन। ये दोनों फॉर्मूले को आप बिल्कुल याद कर लेना। अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे, एक का ही पूछेगा, कॉमन सी बात है, छोटे छोटे से 2 फॉर्मूले तो 1 ही नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आए तो आराम से लिख देना, टॉ और डेल में निम्न संबंध होता है। पहले इस फॉर्मूले को लिख देना, उसके बाद इस फॉर्मूले को लिख देना। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए।
ठीक है बार फिर बता देता हूं, रासायनिक शिफ्ट को केमिकल शिफ्ट को शो करने के लिए मैं यहां पर दो पैमाने काम में लिए, एक तो टोलिया और एक डेलिया। इनके मान कहां से होते हैं, 0 से लेकर 10 तक होते हैं, जिसको मैं अभी एक ग्राफ बना रहा हूं उसके अंदर शो कर देता हूं। ठीक है ना, अभी मैं इस पूरे को मिटा के एक ग्राफ बना रहा हूं आप लोगों के लिए, उस ग्राफ के अंदर टॉ और डेल की वैल्यू को मैं आप लोगों के लिए शो कर देता हूं। ठीक है ना, किस तरीका से टॉ की वैल्यू एनएमआर सिग्नल के मानों को प्रभावित करेगी, किस तरीका से डेल की वैल्यू एनएमआर सिग्नल के मानों को प्रभावित करेगी, ये आप लोगों का डायग्राम उस चीज को एक्सप्लेन कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई ना, अभी डायग्राम कर रहा हूं, डायग्राम से आपको पता लग जाएगा कि टॉ की वैल्यू एनएमआर सिग्नलों को कैसे प्रभावित कर रही है और डेल की वैल्यू एनएमआर सिग्नलों को कैसे प्रभावित कर रही है। बात समझ में आ गई, तो चलो देखते हैं, डायग्राम को देख लो आप लोग। इसको तो लिखा नहीं दो, देखो आप लोग पहले बना देता हूं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, ये मान 0 से लेकर कहां तक होता है, 10 तक होते हैं, तो लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहां पर लिख दिया मैंने 10 और यहां पर लिख दिया मैंने टॉ को। ठीक है ना, किसको लिख दिया, टॉ को लिख दिया, और यहां पर लिख दिया मैंने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है ना, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया, डेल को लिख दिया। ठीक, यहां पर डेल को लिख दिया। अब आपके लिए कल मैंने एक बात बोली थी, मैंने क्या बात बोली थी कि जब डेल के मान बढ़ेंगे, जब डेल के मान बढ़ेंगे तो एनएमआर सिग्नल कहां पर जाएगा, डाउनफील्ड की ओर। ठीक है ना, जब डेल के मान बढ़ेंगे तो एनएमआर सिग्नल कहां पर जाएगा, डाउनफील्ड की ओर। ठीक है ना, तो यहां पर आप लोगों के लिए शो कर देता हूं, ये लो, यहां पर डेल के मान बढ़ रहे हैं, इधर से इधर डेल के मान बढ़ रहे हैं, तो कॉमन सी बात है अपना जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर जाएगा, डाउन फील्ड की ओर, डाउन फील्ड, डाउन फील्ड। ठीक है ना, अर्थात ये कौन होंगे, डी सिल्डेड, डी सिल्डेड, डी सिल्डेड फील्ड, डी सिल्डेड फील्ड। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे टॉ की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे अपना एनएमआर सिग्नल कहां पर जाएगा, अप फील्ड की ओर। ठीक है ना, अर्थात ये किसके अंदर होगा, सिल्डेड जोन के अंदर, ये हो गया आप लोगों का अप फील्ड, अप फील्ड। ठीक है ना, और ये हो गया आपका सील्डेड फील्ड, सील्डेड फील्ड। ठीक, अब देखिए आप लोग सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर लिख देता हूं मैं एनएमआर सिग्नल, एनएमआर सिग्नल, एनएमआर सिग्नल। देखो इधर देखिए आप लोग, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों के लिए इस पूरे डायग्राम को बता देता हूं कि इस पूरे डायग्राम का मतलब क्या है। पूरे डायग्राम का ये मतलब है कि अभी मैंने क्या बात बोली थी आप लोगों के लिए कि यहां पर रासायनिक शिफ्ट को केमिकल शिफ्ट को शो करने के लिए मैंने कितने पैमाने काम में लिए, दो पैमाने, एक तो मैंने टॉ लिया और एक मैंने कौन लिया, डेल लिया। ठीक है ना, ये मान कहां से होते हैं, 0 से लेकर 10 तक होते हैं, मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिए। देखो 0 से लेकर कहां तक लिख दिए, 10 तक लिख दिए, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया, डेल टॉ को लिख दिया। ठीक है ना, यहां पर भी आप लोगों के 0 से लेकर मैंने कहां तक लिख दिया, 10 तक लिख दिए, और यहां पर मैंने किसको शो कर दिया, डेल को शो कर दिया, और ये आप लोगों का एनएमआर सिग्नल है। अब मुझे एक बात बताओ यार, कल के लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था, किस बात का डिस्कशन किया था कि अगर हमारा एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में प्राप्त हो रहा है तो डाउन फील्ड में कब प्राप्त होगा, जब हमारे प्रोटॉन डीसिल्डेड होंगे। अरे भाई हम लोगों ने ये चीज तो पढ़ी थी कि अगर हमारे प्रोटोनों पर डीसिल्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है या हमारे प्रोटोन डीसिल्ड है तो हमारा जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में। और अगर हमारा एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में प्राप्त होगा तो वहां पर आप लोगों को पता है जो डेल होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, एनएमआर सिग्नल जैसे जैसे डाउन फील्ड की ओर चला जाता जाएगा वैसे वैसे डेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर हमारा एनएमआर सिग्नल अप फील्ड की ओर बढ़ता जाएगा तो वहां पर टॉ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तभी तो गौर से इसको देखोगे आप लोग तो देखो टॉ और डेल के अंदर क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या जहां पर टॉ की वैल्यू 10 है,
वहां पर डेल की वैल्यू क्या है, 0। या उल्टा बोल दूं कि जहां पर टॉ की वैल्यू 0 है वहां पर डेल की वैल्यू कितनी है, 10 है। एक बार फिर सुन लो भैया ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि जहां पर टॉ की वैल्यू 10 है वहां पर डेल की वैल्यू कितनी है, 0। और जहां पर टॉ की वैल्यू 0 है वहां पर डेल की वैल्यू कितनी है, 10 है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो जैसे जैसे आपका एनएमआर सिग्नल अप फील्ड की ओर जाता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू किसकी बढ़ती जाएगी, टॉ की बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हमारा एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड की ओर होता जाएगा वैसे वैसे डेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इधर देख लो आप लोग, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर हमारा एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड की ओर जा रहा है तो आपको पता है उस कंडीशन में क्या बढ़ेगा हम लोगों का, भाई अगर एनएमआर सिग्नल है हम लोगों का डाउन फील्ड की ओर जा रहा है, डाउन फील्ड की ओर अगर एनएमआर सिग्नल जा रहा है तो उस कंडीशन में किसकी वैल्यू बढ़ रही है, डेल की वैल्यू बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रही है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एनएमआर सिग्नल हमारा डाउन फील्ड की ओर खिसकता जाता है वैसे वैसे डेल की वैल्यू बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हमारा एनएमआर सिग्नल अप फील्ड की ओर मतलब अप फील्ड की ओर खिसकता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू किसकी बढ़ती जाएगी, टॉ की। तो देखो जैसे जैसे हमारा एनएमआर सिग्नल अप फील्ड की ओर खिसकता जाएगा या अप फील्ड की ओर शिफ्ट होता जाएगा, केमिकल शिफ्ट की बात हो रही है तो कॉमन सी बात है शिफ्ट वर्ड यूज करो, ठीक है ना। अगर हमारा एनएमआर सिग्नल अप फील्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में किसका मान बढ़ेगा, डेल का, सॉरी टॉ का मान बढ़ेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर सुन लेना, क्या जैसे जैसे हमारा एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड की ओर जाएगा तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, डेल की वैल्यू बढ़ेगी। और जैसे जैसे हमारा एनएमआर सिग्नल अप फील्ड की ओर जाएगा वैसे वैसे किसका मान बढ़ेगा, टॉ का मान बढ़ेगा। लेकिन ज्यादातर हम डेल की वैल्यू का यूज करते हैं, ज्यादातर बड़े यूज करते हैं वो डेल, क्योंकि जो डेल की वैल्यू है वो साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ज्यादा प्रचलित है, मतलब थोड़ी ज्यादा फेमस है, इसलिए ज्यादातर बड़ों में हम किसकी बात करते हैं, टॉ की कम बात करते हैं, डेल की ज्यादा बात करते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले एग्जांपल में आपको पता मैंने डेल की बात की थी, ठीक है ना, क्योंकि साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग जो पैमाने तो उन्होंने दोनों लिए थे, टॉ भी लिया था डेल भी लिया था, लेकिन जो ज्यादा प्रचलित ज्यादा फेमस जो पैमाना है ना वो डेल है, इसलिए ज्यादातर हम डेल को यूज में लेते हैं। कि अगर एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में जा रहा है, भाई हमें ऐसे ही तो लिखा था हम लोगों ने कि एनएमआर सिग्नल अगर डाउन फील्ड में जा रहा है तो डेल की वैल्यू बढ़ेगी, और एनएमआर सिग्नल अगर अप फील्ड में जा रहा है तो डेल की वैल्यू घटेगी। बात समझ में आ गई ना। वहां पर टॉ का हमने कहा यूज किया था, हमने वहां पर कौन से वर्ड का यूज किया था, डेल का यूज किया था। कि अगर एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में जाएगा तो आपकी जो डेल है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर एनएमआर सिग्नल अप फील्ड में जाएगा तो हम लोगों की जो डेल की वैल्यू है वो क्या होगी, घटेगी। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर देख लेना कि जहां पर टॉ की वैल्यू 10 होगी वहां पर डेल की वैल्यू क्या होगी, 0, या जहां पर टॉ की वैल्यू 0 होगी वहां पर डेल की वैल्यू कौन होगी, 10 होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे एनएमआर सिग्नल अप फील्ड की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टॉ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और टॉ और डेल में क्या संबंध है देख लो आप, टॉ बराबर 10 माइनस डेल, या टॉ प्लस डेल बराबर क्या होता है, 10। एग्जाम में किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पर सब कुछ पढ़ा है आप लोगों के लिए। रही बात टेट्रामेथिलसिलेन की, टेट्रामेथिलसिलेन को आगे जाके आगे के लेक्चर में बिल्कुल पर्सनली क्वेश्चन लेकर इसका बिल्कुल वहां पर डिस्कशन करूंगा टेट्रामेथिलसिलेन का, वहां पर और भी ज्यादा डीपली अध्ययन करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि डीपली इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से क्लियर करो कि आखिरकार इसकी बीमारी क्या है टेट्रामेथिलसिलेन की। 100 बातन की एक बात तो आपने देख ली, 100 बातन की एक बात तो देख ली कि टेट्रामेथिलसिलेन हाईली सिल्डेड होता है, सिल्डेड होने की वजह से इसको केमिकल शिफ्ट में यूज लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड की अगर स्ट्रक्चर ज्ञात करनी हो तो इसको हम क्या करते हैं, टीएमएस को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं। मानक मानने की वजह से जो अगली स्ट्रक्चर किसी की भी होती है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं, किसकी हेल्प से, टीएमएस की हेल्प से। किसके अंदर, केमिकल शिफ्ट के अंदर, तभी तो लिखा मैंने केमिकल शिफ्ट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। केमिकल शिफ्ट से हमको क्या मिल जाती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब जो अणु की क्या स्ट्रक्चर उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और वैसे भी आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ही क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को हम पता लगाते हैं। और आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। इसका डिस्कशन मैंने बेसिक क्लासों में कर लिया। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है दो प्रकार की होती है, एक तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एटम की स्ट्रक्चर को बताती है, और एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो किसके बारे में बताती है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है। आगे बात समझिए, तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अर्थात यहाँ पर हम किसी भी अणु या किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर का पता लगा रहे हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस चीज से तो किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना। एक बार फिर बता देता हूं भैया सुनो,
केमिकल शिफ्ट को शो करने के लिए हमने दो पैमाने लिए, टॉ भी लिया है, डेल भी लिया है, लेकिन जो डेल वाला पैमाना है ना वो थोड़ा ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग जब भी उन्होंने ये पैमाने लिए थे तो उनके अकॉर्डिंग जो डेल वाला पैमाना है वो थोड़ा, या डेल वाली जो स्केल है वो ज्यादा फेमस है, इसलिए हम ज्यादातर जो बड़ यूज करेंगे वो किसका बड़ यूज करेंगे, डेल का बड़ यूज करेंगे, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या बात की थी कि अगर हमारा एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में प्राप्त हो रहा है तो डेल की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हमारा एनएमआर सिग्नल अप फील्ड में प्राप्त हो रहा है तो डेल की वैल्यू घटेगी। देख लो आप लोग, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एनएमआर सिग्नल है, एनएमआर सिग्नल कहां पर जा रहा है, अप फील्ड में जा रहा है, अप फील्ड में जा रहा है तो आप लोग देख सकते हो डेल की वैल्यू घट रही है। और यहाँ पर आप लोग देखो एनएमआर सिग्नल कहां पर जा रहा है, डाउन फील्ड में, डाउन फील्ड में जा रहा है तो आप लोग देख लो डेल की वैल्यू बढ़ रही है आप लोगों की, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें डेल की क्या केमिस्ट्री थी, वो ये केमिस्ट्री थी जो मैंने बोली थी कि आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। आज के इस लेक्चर में उस चीज का डिस्कशन कर लिया कि यहाँ पर डेल का मतलब क्या है। बात समझ में आ गई ना। केमिकल शिफ्ट को प्रदर्शित करने के लिए पैमाना लिया कौन, डेल। बात समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है, भैया आप कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंप्लीट रूप से ऐसा बेसिक बना दिया आप लोगों का कि अब मैं जो भी बोलूंगा एक एक वर्ड बोलूंगा वो बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितनी भी इसकी केमिस्ट्री थी वो शुरू के 2-3 लेक्चरों के अंदर पूरी निचोड़ कर रख दी कि क्या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अब तो सिर्फ सीधी सीधी चीजें चल रही हैं, क्योंकि बेसिक क्लियर हो गए तो सारी चीजें सिंपल ही हैं। अप फील्ड क्या होते हैं, डाउन फील्ड क्या होते हैं, ये सारी चीजों को डिस्कशन कर चुके हैं आप। सिल्डेड क्या होती है, डीसिल्डेड क्या होता है, सारी चीजों को डिस्कशन हो तो गया। बात समझ। यहाँ पर नई चीज आज के इस लेक्चर में नई चीज दो आई है आपकी, एक तो टॉ आया और एक डेल आया, बस इसका डिस्कशन है। बाकी का अप फील्ड के बारे में भी आप पहले से जानते थे, डाउन फील्ड के बारे में भी आप लोग पहले से जानते थे, ठीक है ना। अप फील्ड और डाउन फील्ड दोनों के बारे में आप पहले से ही जानते थे, तो नई चीज तो कुछ है नहीं है। ये टॉ और डेल नई चीज आई है जिसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए बता दिया क्या संबंध होता है। बाकी का नाम से पता लग रहा केमिकल शिफ्ट यार, कि एनएमआर सिग्नल का अप फील्ड और डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट होना ही केमिकल शिफ्ट कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सारा प्रोसेस सिंपल सा है, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में अपना केमिकल शिफ्ट वाला टॉपिक भी फिनिश, ठीक है। आराम से पढ़ लेना, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक नोट्स बिल्कुल अपने कंप्लीट करके रखना, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।